नेक्स्ट एक क्वेश्चन देखें। इस तरीके की आपको एक रिएक्शंस लिखी हुई मिलेगी, ठीक है, रेट कांस्टेंट उनके दे रखे होंगे और लिखा होगा जैसे ये सारी एलिमेंट्री रिएक्शन है, और आपको मैंने वैसे सारे लिख दिए, इनमें से हो सकता है एक पूछे, दो पूछे, कोई तीसरी पूछे, तो कोई स्पेसिफिक वैल्यू पूछे। एक्चुअल मतलब क्या है, ये कॉम्बिनेशन है। अभी हम जो पढ़ने वाले नेक्स्ट टॉपिक उसमें हेल्प करेगा कि दो तरह की स्पेशल टाइप, हम एक स्पेशल टाइप की रिएक्शन पढ़ने वाले फर्स्ट ऑर्डर की, जिसमें एक होती है सीरीज सीक्वेंस रिएक्शन, ठीक है, और एक होती है पैरेलल रिएक्शन, ठीक है, या साइड रिएक्शन भी बोलते हैं उसको। तो दोनों रिएक्शंस के कुछ हम प्रॉपर्टीज देखने वाले, तो उसमें ये हेल्प करेगा। कैसे करेगा? फॉर एग्जांपल जैसे ए से बी बना, बी से सी, सी से डी, इस तरीके से एक सीक्वेंस में बन रहा हो तो वो सीरीज या सीक्वेंस रिएक्शन कहलाएगा। और पैरेलल रिएक्शन जैसे बी से सी भी बन सकता है, बी से डी भी बन सकता है, बी से, तो ये पैरेलल या साइड रिएक्शंस कहलाती है, ठीक है। अब इसमें भी रिवर्सिबल भी हो सकता है, ठीक है, इरिवर्सिबल रिएक्शंस भी हो सकती है। तो मैंने एक क्वेश्चन में सारी चीजें एक साथ ले ली ताकि कोई दिक्कत ना हो। तो यहाँ से 2A से B बन रहा है जो कि एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, फिर B से C, D और E तीनों बन रहा है, तो ये पैरेलल रिएक्शन है। अब इन, और यहाँ पे ये लिखा है कि सारी एलिमेंट्री रिएक्शन है। सारी एलिमेंट्री रिएक्शन का मतलब है फॉरवर्ड एलिमेंट्री, बैकवर्ड एलिमेंट्री, बी से सी एलिमेंट्री, बी से डी एलिमेंट्री, बी से ई एलिमेंट्री। अब माइनस डी अपॉन डी टी की मुझे वैल्यू निकालनी, तो मुझे कुछ नहीं करना, मेरे को सिंपल जो हमने बेसिक जो पढ़ा है रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करने का वो तरीका वो लिख रहा हूं। तो मैं हर एक इंडिविजुअल को एक अलग अलग रिएक्शन मान के मैं उनको उनके लिए रेट ऑफ रिएक्शन लिख रहा हूं, उनका एक्सप्रेशन। तो देखिए इसमें जैसे 2A से B फॉरवर्ड डायरेक्शन को मैं अलग रिएक्शन मान रहा हूँ, बैकवर्ड डायरेक्शन को मैं अलग रिएक्शन मान रहा हूँ। तो मैंने लिखा 2A से B, इसके लिए कांस्टेंट क्या है? K1। तो इस रिएक्शन के लिए जो रेट कांस्टेंट है उसको मैंने नाम दिया R1, और वो क्या होता है, रिएक्टेंट के लिए क्या लगाते हैं हम? नेगेटिव, जो कोफिशिएंट होता है वो नीचे आ जाता है, और dA/dt। ऐसे पढ़ा था हमने स्टार्टिंग में। रेट ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए इंडिविजुअल रिएक्टेंट प्रोडक्ट, बी क्या प्रोडक्ट है तो पॉजिटिव होगा, इसका कोफिशिएंट 1 है तो यहाँ पे 1 ही आएगा, तो डी हो जाएगा dB/dt। और रेट ऑफ रिएक्शन इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, ठीक है, सारी क्या एलिमेंट्री रिएक्शन है, एलिमेंट्री रिएक्शन है, सिंगल स्टेप रिएक्शन है, तो मैं रेट ऑफ रिएक्शन लिख सकता हूँ R बराबर वो क्या होगा, K1 जो इसमें दे दिया, कंसंट्रेशन ऑफ A और उसकी पावर कितनी 2, क्योंकि इसका कोफिशिएंट क्या है 2। तो हमने बोला एलिमेंट्री रिएक्शन अगर वो लिख देता है, ठीक है, या वो सिंगल स्टेप या सिंपल रिएक्शन लिख देता है, तब हम उसके लिए रेट लॉ एक्सप्रेशन डायरेक्ट लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने फॉरवर्ड रिएक्शन का लिखा, इसी तरीके से मैं बैकवर्ड का लिखूंगा और बाकी सारे रिएक्शन का 1 बाय 1 लिख दूंगा, ठीक है। तो कैसे लिखा है ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब देखिए सेकंड रिएक्शन बी से उल्टा रिवर्स रिएक्शन के बैकवर्ड डायरेक्शन के लिए लिख रहा हूँ मैं। बी से अब मेरे लिए क्या बन रहा है, K2 और 2A बन रहा है, नहीं तो इसके लिए मैंने मान लिया R2, तो यहाँ से हो जाएगा माइनस dB/dt, क्योंकि अब ये मेरे लिए रिएक्टेंट है, और 1/2 पॉजिटिव आ जाएगा, और dA/dt अब ये मेरे लिए क्या हो गया, प्रोडक्ट है, और इसके लिए K2 और रिएक्टेंट B है, तो ये कंसंट्रेशन इस तरीके से लिख दी। फिर अब B से 2C के लिए लिखूंगा मैं। B से मैंने लिखा 2C और इसका रेट कांस्टेंट K3, तो इसको मैं नाम दे दिया R3, तो ये हो जाएगा माइनस dB/dt which must be equals to 1/2 dC/dt which is equals to K3 concentration of B। सही है। फिर नेक्स्ट रिएक्शन B से क्या बन रहा है, K4 और 3D, तो इसको मैं नाम दे दिया R4, जो हो जाएगा माइनस dB/dt is equals to 1/3 d of d/dt is equals to K4 concentration of B। और लास्ट लिख देंगे हम, B से बन रहा है क्या, K5 और E कोई प्रोडक्ट बन रहा है, तो इसको मैं नाम दे दिया R5, तो माइनस वापस dB/dt और dE/dt, और ये हो जाएगा K5 कंसंट्रेशन ऑफ B, ठीक है। तो चाहते तो इस क्वेश्चन को डायरेक्ट भी कर सकते थे, पहला क्वेश्चन था, ठीक है, और पहली बार कर रहा हूँ तो मैंने स्टेप बाय सारी एक एक चीज़ें लिख दी है। अब इसमें मुझे क्या करना है, मुझे कैलकुलेट करना माइनस dA/dt की।
अब हर रिएक्शन के अंदर बस ये चेक कर लो, जो भी पूछे आपकी, जिसकी भी रेट पूछी उसने, जिस भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की रेट पूछी, बस वो देख लो कौन कौन से स्टेप मारा, जिस स्टेप मारा बस उसका रेट ऑफ रिएक्शन इसमें इन्वॉल्व हो जाएगी। फॉर एग्जांपल जैसे इसमें पूछा -d/dt, इसकी वैल्यू मुझे चाहिए, तो देखना -d/dt फर्स्ट रिएक्शन में आ रहा है, तो -d/dt की वैल्यू चाहिए, 1/2 है, तो 2 को मैं क्या करूँगा, इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा, तो ये क्या हो जाएगा, विच इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ K1 कंसंट्रेशन ऑफ A, और इसकी पावर कितनी 2, इस 2 को मैंने इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करा, तो ट्वाइस ऑफ K1 कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर 2, तो -d/dt की वैल्यू ऐसे मिल जाएगी मुझे। फिर इसमें देखें यहाँ पे भी आ रहा है dA/dt, लेकिन मुझे वैल्यू चाहिए -dA/dt की, तो मैं क्या करूँ, इसको पूरे को नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दे, तो ये नेगेटिव हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। खैर मेरे को इससे मतलब नहीं, मुझे तो इन दोनों से मतलब है, तो ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव, ले दोनों को नेगेटिव कर देते, और 2 भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिव ऑफ 2 ऑफ K2 कंसंट्रेशन ऑफ B, ये इसका आंसर हो गया, -d/dt, रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ A वो हो जाएगी, उसकी वैल्यू हो जाएगी ट्वाइस ऑफ K1 कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर 2 माइनस, ऐसा भी कर सकते हैं 2 कॉमन लेके K1 A की पावर 2, वो देख लेना बस ऑप्शन में किस तरीके से दे रखा है। इस तरीके से सबकी रेट हमें कैलकुलेट करनी है। अब देखिए dB/dt, इसकी वैल्यू मुझे चाहिए, तो बस ये देख ले किस किस रिएक्शन में ये दे रखा है, इसमें दे रखा है dB/dt, तो इसकी जगह मैं क्या लिख दूंगा, K1 कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर 2, इसमें दे रखा है dB/dt, लेकिन ये नेगेटिव, मुझे चाहिए पॉजिटिव, तो नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो पॉजिटिव हो जाएगा और ये हो जाएगा नेगेटिव, तो हो जाएगा -K2 कंसंट्रेशन ऑफ B, इसमें भी dB/dt दे रखा है, तो ये हो जाएगा माइनस से मल्टीप्लाई करके -K3 कंसंट्रेशन ऑफ B, इसमें भी सेम -K4 कंसंट्रेशन ऑफ B, और इसमें भी सेम, सब सारी रिएक्शन में आ रहा है -K5 कंसंट्रेशन ऑफ B। सही है। इसी तरीके से सबकी क्या वैल्यू हम क्या कर लेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे 1/1। नेक्स्ट देखिए dC/dt की वैल्यू देखिए, यहाँ देखना कहीं आ रहा है dC/dt, इसमें नहीं आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है, इसमें आ रहा है, तो dC/dt की वैल्यू निकालनी है, तो उसको 2 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ट्वाइस ऑफ K3 कंसंट्रेशन ऑफ B, यहाँ C नहीं आ रहा है, यहाँ पे भी C नहीं आ रहा है, बस। फिर देखिए d ऑफ d/dt, मतलब यहाँ से रिएक्शन से भी देख सकते हो, कहीं आ रहा है क्या d, इसमें नहीं आ रहा, यहाँ आ रहा है d, तो बस इसमें देख लो, तो d/dt ऑफ क्या हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ K4 कंसंट्रेशन ऑफ B, और लास्ट d/dt, ठीक है, d/dt क्या हो जाएगा K5 कंसंट्रेशन ऑफ B, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आपको मिल जाएंगे। मैंने इतनी बड़ी इक्वेशन ले ली और सबकी वैल्यू पूछ ली, तो मैं हो सकता है छोटी रिएक्शन दे और 1 या 2 की पूछे, ठीक है, तो आसानी से वो कर सकते हो। तो अगर तुम्हें ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो ये पार्ट करने की ज़रूरत नहीं है, इसको भी कई लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं अगर ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो, ठीक है। तो एक बार थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी, थोड़ा ध्यान से देख लोगे कैसे पॉजिटिव आ रहा है कैसे नेगेटिव आ रहा है, तो इसकी ज़रूरत नहीं, समझाने के लिखा था, समझ में आ गया तो कंपटीशन एग्जाम में आता है तो डायरेक्ट JEE मेंस में इससे भी लिख सकते हो। फिर भी कन्फ्यूजन है तो लिख लो 2 मिनट, ठीक है, जल्दी से लिखोगे तो हो जाएगा बहुत, ठीक है, 30-40 सेकंड में लिख पाओगे। तो इसको एक बार कॉपी करें, फिर हम स्टार्ट करते हैं स्पेशल टाइप ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को। ठीक है, अब देखते हम स्पेशल केसेस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। तो स्पेशल केसेस इसलिए बोल दिया क्योंकि ये रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर होती है, आपको ध्यान रखना, पैरेलल रिएक्शन दे रखी हो या सीरीज या सीक्वेंस रिएक्शन दे रखी हो, दोनों कैसे होती है, फर्स्ट ऑर्डर होती है। तो पहले मैंने लिखा पैरेलल और साइड भी बोलते हैं। पैरेलल का मतलब है एक ही रिएक्टेंट से पैरेलल कुछ प्रोडक्ट बनते हैं तो उनको बोलते हैं पैरेलल रिएक्शंस। तो अभी जो हमने लास्ट क्वेश्चन करा था, ठीक है, तो उसी तरीके से इसको हम स्टार्ट करेंगे। यहाँ से A से क्या है B बन रहा है, और इसके लिए हम लिख सकते हैं R1 इक्वल्स टू -dA/dt इज इक्वल्स टू dB/dt इज इक्वल्स टू K1 कंसंट्रेशन ऑफ A। इसी तरीके से A से क्या बन रहा है C भी बन रहा है, तो इसके लिए मैंने R2 लिखा -dA/dt इज इक्वल्स टू
डी सी अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू K2 कंसंट्रेशन ऑफ ए। क्लियर है? अगर मुझे, ठीक है, यही से अगर मुझे क्या करना हो, डी अपॉन डी टी की वैल्यू चाहिए माइनस डी ए अपॉन डी टी की वैल्यू चाहिए, तो इसमें देखना क्या आएगा, K1 कंसंट्रेशन ऑफ ए और यहाँ से भी प्लस K2 कंसंट्रेशन ऑफ ए। इसको मैं और क्या लिख सकता हूँ, माइनस डी ए अपॉन डी टी, ऐसे लिख सकता हूँ K1 प्लस K2 कंसंट्रेशन ऑफ ए। इसका मतलब क्या है, अगर इस ए से दो ही बनाए, ऐसे इस ए से मल्टीपल बहुत सारे प्रोडक्ट बन रहे होते, बी सी डी ई एफ जी, कितने भी इनफाइनाइट, तो ऐसे K1 प्लस K2 प्लस K3 प्लस K4 इस तरीके से जुड़ते जाते, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता, इस K1 प्लस K2 K3 को मैं क्या लिख सकता था, K इफेक्टिव लिख देता हूँ, सबका समेशन K इफेक्टिव ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ए। ठीक है, दैट मीन्स यहाँ पर जो K इफेक्टिव होगा वो किसके बराबर होगा, K1 प्लस K2 के। तो अगर मैं इन जनरल बात करूँ, ठीक है, अगर मैं इन जनरल बात करूँ तो पैरेलल या साइड रिएक्शन के अंदर K इफेक्टिव मुझे कैलकुलेट करना है, तो जितने भी K दे रखे उन सबका मुझे क्या कर देना है, सिंपली समेशन कर देना है। तो मैं तो क्या कर रहा हूँ, जनरल फॉर्म लिख रहा हूँ, चलो यहाँ लिख देता हूँ मैं, ठीक है। तो इन जनरल K इफेक्टिव क्या होता, समेशन ऑफ K आई, सबका क्या कर देता मैं, समेशन कर देता। तो ये फर्स्ट फॉर्मूला है, ठीक है। डेरिवेशन छोटा सा था इसलिए बता रहा हूँ, डेरिवेशन ना स्कूल में पूछेगा ना कि कंपटीशन में काम है कुछ है, आपको रखना फॉर्मूला डायरेक्ट याद। पैरेलल साइड रिएक्शन के लिए K इफेक्टिव क्या होगा, सभी का समेशन होगा, तो मैंने इन जनरल लिख दिया। अगर मैं इसकी हाफ लाइफ की बात करूँ, हाफ लाइफ क्या होगी, तो मुझे पता है, इसी से मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। तो इसको रिएक्शन नंबर 1 दे देता हूँ, इसको 2 दे देता हूँ। तो फर्स्ट से मैं अगर बात करूँ तो जो K इफेक्टिव यहाँ मैंने लिखा वो क्या लिखा मैंने, K1 प्लस K2 लिखा है, ठीक है। तो मुझे हाफ लाइफ चाहिए, तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए बताओ, फर्स्ट ऑर्डर के लिए जो हाफ लाइफ होती है वो हाफ लाइफ क्या होती है, जब चलो इसको K इज इक्वल्स टू क्या लिखते हैं हम, ये इसको इधर ही लिख देता हूँ ना, T हाफ लाइफ अगर मेरे को कैलकुलेट करनी है तो मैंने लिखा T हाफ इफेक्टिव, T हाफ इफेक्टिव जो होगी वो होगा 0.693 अपॉन K इफेक्टिव। बट T हाफ इक्वल्स टू क्या होता है, 0.693 ln2 डिवाइड बाई K होता है। कोई ये तो हमने बोल ही दिया है, कौन सा, ये फर्स्ट ऑर्डर टाइप की रिएक्शन है। तो इफेक्टिव मैंने K इफेक्टिव मुझे पता लग गया, तो मैं T हाफ इफेक्टिव भी पता कर सकता हूँ। तो यहाँ देखना T हाफ जो इफेक्टिव है, ठीक है, तो 0.693, इसकी जगह मैंने क्या लिखा, K1 प्लस K2 लिख सकते हैं यहाँ से फर्स्ट रिएक्शन से। तो यहाँ से T हाफ इफेक्टिव जो है वो क्या हो जाएगा, 0.693 इस K1 की जगह लिख रहा हूँ, ये क्या हो जाएगा, T1 T हाफ ऑफ फर्स्ट। सिमिलरली यहाँ पर हो जाएगा 0.693 T हाफ ऑफ सेकंड, लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है। तो 0.693 से 0.693, ठीक है, कॉमन आगे कैंसिल हो जाएगा। अब ये जो डिनोमिनेटर है, इस पूरे डिनोमिनेटर को मैं ले जा रहा हूँ इधर और इसको ले जा रहा हूँ मैं इसके डिनोमिनेटर में। ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूँ, भले ही इसको कैंसिल बाद में कर लेना, कोई फर्क नहीं पड़ता। इस पूरे डिनोमिनेटर को, इस पूरे को उठा के मैं इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करा, इसको उठा के इधर ले गया, तो ये मुझे कैसे दिखेगा, यहाँ पर मुझे दिखेगा, ठीक है, 1 अपॉन T हाफ ऑफ 1 प्लस 1 अपॉन T हाफ ऑफ सेकेंड इज मस्ट बी इक्वल्स टू 1 अपॉन T हाफ ऑफ इफेक्टिव। तो K इफेक्टिव कैलकुलेट करना है तो दोनों का समेशन,
टी इफेक्टिव यानी टी हाफ का इफेक्टिव कैलकुलेट करना है तो 1 में दोनों का क्या करना है, समेशन कर देना है, ठीक है। और इन जनरल अगर मैं बात करूं, अगर मुझे इन जनरल लिखना हो तो मैं क्या लिखूंगा, 1 टी हाफ का जो इफेक्टिव होगा वो होगा समेशन ऑफ 1 टी हाफ का, आई लगा देता हूँ, जितने भी होंगे यहाँ पर, ये आपका सेकंड फार्मूला हो गया हाफ लाइफ ऑफ पैरेलल रिएक्शन के लिए, अगर आपको टी हाफ पूछ ले तो, ठीक है। तो छोटे छोटे डेरिवेशन इसलिए बता दे रहा हूँ, फार्मूला प्लीज़ डायरेक्ट आप ध्यान रखिए, वो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। फिर से देखिए, नेक्स्ट देखिए, फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 लिख दी, सॉरी 3 लिख दिया, और इसको क्या लिख दिया, 4 लिख दिया। फ्रॉम इक्वेशन 1 अगर मैं बात करूँ तो मेरे पास क्या है, के इफेक्टिव इज इक्वल्स टू K1 प्लस K2 है। के क्या है, रेट कांस्टेंट है, और अभी हमने अरेनियस इक्वेशन में पढ़ा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह मैंने ए इफेक्टिव लिखा इंटू ई की पावर माइनस ई ए, और इसको क्या लिखा, इफेक्टिव लिखा, अपॉन आर लिखा, और इसको क्या लिखा, टी लिखा, ठीक है। विच मस्ट बी इक्वल्स टू, वापस से A1 के लिए, K1 के लिए क्या लिख दूंगा, A1 ई की पावर माइनस ई ए 1 अपॉन आर टी प्लस A2 ई की पावर माइनस ई ए 2 अपॉन आर टी, ठीक है। तो कहाँ से लिखा मैंने, अरहेनियस इक्वेशन से लिखा है। फिर अब क्या करें आप, इसको डिफरेंशिएट कर दे, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू टी, टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में इसको क्या कर देना, मैं डिफरेंशिएट। तो देखना यहाँ पे ए इफेक्टिव, ये तो क्या अरेनियस फैक्टर कांस्टेंट है, अरेनियस कांस्टेंट है, तो ये तो कांस्टेंट है। ई की पावर, इस पूरे को x मान लो, e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x होता है, और फिर इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो फिर से r और e एक्टिवेशन एनर्जी कांस्टेंट होंगे, और t क्या हमारा वेरिएबल है, इसके रेस्पेक्ट में हमें क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट करना है। तो एक बार इसको कॉपी करें, ठीक है, इसको आगे मैं कंटिन्यू करता हूँ, वीडियो पॉज करके इसको एक बार कॉपी कर लेना, ठीक है। तो यहाँ से देखिए अब आगे, जब डिफरेंशिएट करेंगे उसको, ठीक है, तो देखना ए इफेक्टिव, ये तो है कांस्टेंट, तो डिफरेंशिएशन में इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ई की पावर माइनस ई ए इफेक्टिव अपॉन आर टी, इसका डिफरेंशिएशन यही रहेगा, और फिर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, किसका, नेगेटिव ऑफ ई की पावर ए इफेक्टिव अपॉन आर टी का, तो इसमें से ई की पावर ए इफेक्टिव अपॉन आर, ये तो हुआ कांस्टेंट, और फिर डिफरेंशिएशन एक्चुअल में करना है किसका, मेरे को -1 अपॉन टी का डिफरेंशिएशन, और -1 अपॉन टी का डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा, नेगेटिव तो बाहर था ही, और वापस से -1 अपॉन टी स्क्वायर आ जाएगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, मतलब अल्टीमेटली -1 अपॉन एक्स का क्या कर लेना, डिफरेंशिएशन कर लेना। तो यहाँ पर क्या आएगा, मल्टीप्लीकेशन में ई ए इफेक्टिव अपॉन आर इंटू टी स्क्वायर, ठीक है। तो 1 अपॉन टी का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन टी स्क्वायर आएगा, और इस नेगेटिव से जो इसका नेगेटिव आएगा वो कैंसिल हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे A1 इंटू ई की पावर माइनस ई ए 1 अपॉन आर टी इंटू ई ए 1 अपॉन आर टी का स्क्वायर प्लस A2 इंटू ई की पावर माइनस ई ए 2 अपॉन आर टी, और मल्टीप्लिकेशन में इसको लिख लेना, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन में ये आ जाएगा इंटू ई ए 2 अपॉन, ये 1 है इधर, अपॉन आर टी स्क्वायर, ठीक है। दोनों साइड से देखोगे
तो आर टी स्क्वायर आर टी स्क्वायर आर टी स्क्वायर इधर से कॉमन लेना है, एल एच आर एच एस में से क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ से ये जो पूरा टर्म है, ये पूरा टर्म तो क्या है तो के इफेक्टिव, इसकी जगह तो लिखा था, तो इसकी जगह मैं वापस क्या लिख रहा हूँ, के इफेक्टिव लिख रहा हूँ। इस पूरे की जगह मैंने लिखा वापस से के इफेक्टिव इंटू ई ए इफेक्टिव, ये तो हो गया कैंसिल। इसी तरीके से ये पूरा टर्म वापस से क्या मैंने लिखा है इसको K1 इंटू ई ए वन प्लस वापस से इस पूरे टर्म को मैंने लिखा K2 इंटू ई ए टू। ठीक है, तो यहाँ से अगर मुझे एक्टिवेशन एनर्जी कैलकुलेट करना है, ई ए इफेक्टिव कैलकुलेट करना है, तो उसकी वैल्यू मिल गई मुझे K1 इंटू ई ए वन प्लस K2 इंटू ई ए टू डिवाइडेड बाय के इफेक्टिव। सही है, तो यहाँ से मुझे ठीक है एक्टिवेशन एनर्जी की क्या मिल जाएगी, वैल्यू पता लग जाएगी। के इफेक्टिव की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, K1 प्लस K2। इन जनरल अगर मैं बात करूँ, ठीक है, अगर मैं जनरलाइज कर दूँ इस फॉर्मूले को, तो अगर मुझे ई ए इफेक्टिव कैलकुलेट करना है, ठीक है, अगर मुझे ई ए इफेक्टिव कैलकुलेट करना है तो मुझे क्या चाहिए, मतलब रेट कांस्टेंट और उसी की एक्टिवेशन एनर्जी दोनों का क्या प्रोडक्ट चाहिए, फिर उसका रेट कांस्टेंट उसकी एक्टिवेशन एनर्जी, मतलब समेशन ऑफ के आई ई ए आई और डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ के आई, क्योंकि के इफेक्टिव को तो हमने क्या लिखा था, समेशन ऑफ के आई, वो जो हमने इक्वेशन नंबर 1 नाम दिया था। ठीक है, तो इस तरीके से 3 फॉर्मूले हमने क्या करे यहाँ पे डेराइव करे, इसके अंदर छोटे छोटे सिंपल थे तो इसलिए मैंने बता दिए। इसको इक्वेशन नंबर दे देना 5th। ठीक है, तो इसको कॉपी करें। अब आगे जो एक फार्मूला बता रहा हूँ, ठीक है, उसका डेरिवेशन थोड़ा सा है ना लेंदी भी है, कॉम्प्लिकेटेड भी, और हमें कोई यूज़ नहीं है। ठीक है, ना बोर्ड में यूज़ आता ना कि कंपटीशन में। फार्मूला ध्यान रखना, ठीक है, बहुत सी सिंपल सी। हमें क्या है, ठीक है, इस तरीके पैरेलल और साइड रिएक्शन में वो कंसंट्रेशन पूछता है हमारे पास जो, ठीक है, जो प्रोडक्ट बना है, भाई ए से बी भी बन रहा है और ए से सी भी बन रहा है, तो बी और सी 2 प्रोडक्ट बन रहे हैं। तो अब वो पूछता है कि किस प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कितनी होगी। ठीक है, जनरली क्वेश्चन इस तरह का पूछा जाता है कि अगर बी और सी 2 प्रोडक्ट बन रहे हैं तो उनकी कंसंट्रेशन बताइए। तो इसके लिए डेरिवेशन जो होता है उसको सॉल्व करने के बाद यहाँ से एक रिजल्ट मिलता है हमें, क्या, रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ बी एंड कंसंट्रेशन ऑफ सी। इनका जो रेशियो होता है वो होता है बी अपॉन सी का जो रेशियो होता है वो होता है K1 अपॉन K2। क्या मतलब इसका, कि इनकी प्रोडक्ट कितना बनेगा, बी और सी कितना बन रहा है, उनका कंसंट्रेशन का रेशियो जो है वो उनके रेट कांस्टेंट के रेशियो के बराबर होता है अल्टीमेटली। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखना। ये है 6th। और अगर ये रिजल्ट मुझे पता लग गया तो फिर मुझे क्या निकालनी है, कंसंट्रेशन। फॉर एग्जांपल परसेंटेज ऑफ बी मुझे निकालना है, तो परसेंटेज ऑफ बी क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ बी अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ बी प्लस कंसंट्रेशन ऑफ सी। मैथमेटिक्स में ऐसे ही करते हैं ना, 2 का रेशियो पता है तो मुझे परसेंटेज निकालना है, तो न्यूमरेटर और दोनों का क्या आ जाएगा, समेशन। परसेंटेज है तो 100 लगा दो। और क्योंकि अब बी और सी की कंसंट्रेशन तो मुझे कैलकुलेट करनी, अगर वो दे रखी हो तो मैं डायरेक्ट कर लेता, लेकिन डायरेक्ट नहीं दे रखी हो तो इसमें क्या दे रखा होता है, रेट कांस्टेंट। इसकी जगह क्या दूंगा, K1 अपॉन K1 प्लस K2 इंटू 100। अगर 3 प्रोडक्ट होते, 4 प्रोडक्ट होते, ठीक है, तो उसके लिए नहीं, सिर्फ 2 प्रोडक्ट के लिए देखिए, या के इफेक्टिव के लिए लिख दिया मैंने। इसी तरीके से इस फॉर्मूले को मैं क्या करता, हाफ लाइफ में भी चेंज कर सकता हूँ। K1 मतलब हाफ लाइफ क्या, इसका उल्टा हो जाएगा, तो T ½ नीचे आ जाएगा, और ठीक है, के इफेक्टिव जैसे नीचे है, इसको और क्या लिख सकता हूँ मैं, इस फॉर्मूले को मैं क्या लिख सकता हूँ, K1 अपॉन के इफेक्टिव इंटू 100 लिख सकता हूँ।
और क्या लिख सकता हूँ मैं इसको, टी हाफ इफेक्टिव अपॉन टी हाफ ऑफ फर्स्ट इंटू 100। इनमें से मुझे कुछ भी पता हो, ठीक है, इनमें से मुझे कुछ भी पता हो तो मैं उसकी परसेंटेज कैलकुलेट करता हूँ। सिमिलरली इस तरीके से परसेंटेज ऑफ क्या कर सकता हूँ, सी कर सकता हूँ यानी, ठीक है। फॉर्मूले सारे उल्टे हो जाएंगे, उल्टे मतलब यहाँ बी की जगह सी आ जाएगा, तो बी प्लस सी या K2 अपॉन K1 प्लस K2 या K2 अपॉन K इफेक्टिव या टी हाफ ऑफ इफेक्टिव अपॉन टी हाफ ऑफ 2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें भी क्वेश्चन पूछे जा चुके और पूछे जा सकते हैं, तो इसको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये था हमारे लिए किसके लिए, पैरेलल और साइड रिएक्शन के लिए हमने कुछ फार्मूले डिराइव करे थे। पहला फार्मूला के इफेक्टिव के लिए, सेकंड फार्मूला था हमें टी हाफ इफेक्टिव के लिए, थर्ड फार्मूला था एक्टिवेशन एनर्जी के लिए, फोर्थ था कंसंट्रेशन के। तो ये 4 फार्मूले आप डायरेक्ट याद रखें, ठीक है। तो इसको कॉपी करें। अब इसी के अंदर पैरेलल रिएक्शन के अंदर, ठीक है, अगर मैं ए की कंसंट्रेशन की बात करूं, ठीक है, किसी भी टी टाइम पे अगर ए की कंसंट्रेशन क्या होगी, ठीक है, तो वहां से जो हमने देखा था क्या था, माइनस डी ए अपॉन डी टी, हमने क्या लिखा है, K1 प्लस K2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए, ठीक है। तो ये हमने रेट लो एक्सप्रेशन से ये लिख दिया था। अब मैं क्या कर रहा हूं यहां पर देखना, माइनस डी ए अपॉन इसके तो नीचे लिखा ए इज इक्वल्स टू K1 प्लस K2 और यहाँ लिखा मैंने dt। अब इसको मैं इंटीग्रेट कर दे रहा हूँ, ठीक है, इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो नेगेटिव ऑफ इंटीग्रेशन dA अपॉन dt, क्योंकि K1 और K2 ये तो क्या हो गए, कांस्टेंट हो गए, और इंटीग्रेशन ऑफ dt, तो dt को तो करेंगे 0 से t टाइम पे। इनिशियली इसकी कंसंट्रेशन क्या होगी, AT होगी, और किसी भी इनिशियली इसकी कंसंट्रेशन होगी A0 और किसी भी t टाइम पे इसकी कंसंट्रेशन होगी AT, ठीक है। तो इसको इंटीग्रेट कर देना और यहाँ पे लिमिट पुट कर देना। इसको मैंने dt लिख दिया, तो यहाँ पे क्या आएगा, A आएगा, ठीक है। यहाँ पर आएगा कंसंट्रेशन ऑफ ए, तो यह वेरिएबल क्या है, ए, तो 1 अपॉन ए का इंटीग्रेशन, ठीक है, या 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, log x, तो बस वही करना है यहाँ पे। तो यहाँ पर इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये आ जाएगा ln, ठीक है। ये जो नेगेटिव, इस नेगेटिव को मैं इधर ट्रांसफर कर दे रहा हूँ, ln a, और कहाँ से, A0 से AT तक लिमिट, माइनस K1 प्लस K2, ठीक है। जो नेगेटिव था इसको मैं राइट हैंड साइड में लिख दिया, और dt का इंटीग्रेशन क्या होगा, t, लिमिट 0 से t, ठीक है। लिमिट पुट करेंगे उसमें तो ये आ जाएगा ln, अपर लिमिट लिख, ठीक है, अपर लिमिट लिखेंगे तो ये हो जाएगा ln AT माइनस लोअर लिमिट ln A0 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ K1 प्लस K2 इंटू टी माइनस 0 लिख लो जाओ तो वो t आएगा। तो L log m माइनस log n को हम क्या लिख सकते हैं, ln AT अपॉन A0 माइनस K1 प्लस K2 इंटू टी। क्योंकि मेरे को किसी भी टी टाइम पे कंसंट्रेशन ऑफ ए चाहिए तो मेरे को AT की वैल्यू चाहिए, तो ln हटाना पड़ेगा। तो क्या करो, यहाँ पर जब log हटाते हो तो इसका जो बेस ln का बेस e है वो सामने वाली पावर पे चला जाता है, तो इसके जो सामने वाली वैल्यू है वो इसके बेस की पावर बन जाती है। तो यहाँ पर बेस क्या है, e है, तो यहाँ पर हो जाएगा ये AT अपॉन A0 e की पावर माइनस K1 प्लस K2 इंटू टी, और एग्जैक्टली मेरे को AT की वैल्यू चाहिए तो A0 को भी इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो हो जाएगा A0 इंटू e की पावर माइनस K1 प्लस K2 इंटू टी। तो ये किसी भी टी टाइम पे कंसंट्रेशन ऑफ ए होगी पैरेलल और साइड रिएक्शन के अंदर। इसी तरीके से बी की कंसंट्रेशन भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ बी।
तो dB जो हमने कैलकुलेट करा था dB अपॉन dt वो क्या आ रहा था, K1 ऑफ A आ रहा था, ठीक है, ये आ रहा था। और A क्या है, किसी भी t टाइम पे क्या है, कंसंट्रेशन है A की, यानी तो बस आपको क्या कर देना, बस इसकी वैल्यू पुट कर देना जो हमने कैलकुलेट कर ली। A क्या, कंसंट्रेशन ऑफ A, इसको इक्वेशन नंबर चाहो तो 1 दे देना। तो A क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ A एट एनी टाइम। तो यहाँ से इससे AT की वैल्यू रख लेना, ठीक है, कंफ्यूज मत होना, कैपिटल A लिखा है, ठीक है, सेम ही है। ये A की कंसंट्रेशन बता रहा है किसी भी टाइम पे, ठीक है, वो हमने कैलकुलेट कर लिए। तो यहाँ से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट दी, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट dB अपॉन dt की जो वैल्यू है वो हो जाएगी K1 इंटू A0 इंटू e की पावर माइनस K1 प्लस K2 इंटू टी। फिर से क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है, इस फिर से इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे और ठीक है, हाँ, इसको इंटीग्रेट कर देंगे b के रेस्पेक्ट में। और वहाँ ठीक है, वहाँ पे तो सारे क्या आगे कांस्टेंट आगे, तो कोई दिक्कत होगी नहीं, ठीक है। तो इसको फर्दर वापस से क्या कर देना, इंटीग्रेट कर देना बस। तो मैं इसको इंटीग्रेट कर देता हूँ dB को। इनिशियली तो क्या होगा, b हमारा जो प्रोडक्ट है वो होगा 0 होगा, और किसी भी t टाइम पे ये क्या बनेगा, bt बनेगा, इज इक्वल्स टू K1 कांस्टेंट A0 कांस्टेंट, ठीक है, इंटीग्रेट करेंगे हम इसको e की पावर माइनस K1 प्लस K2 इंटू टी इंटू डी टी 0 से t, क्योंकि इसमें t वेरिएबल आ रहा है तो e भी इसके इंटीग्रेशन के साइन के अंदर आ जाएगा, e की पावर, ठीक है, माइनस ax मान लो ऐसा, ठीक है, इसका इंटीग्रेट हमें करना है। तो अब ये चाहो तो खुद से इंटीग्रेट कर लेना, ठीक है, मैं पूरा आप सॉल्व नहीं कर रहा हूँ। इसको जब सॉल्व करोगे तो जो b की कंसंट्रेशन आपको मिलेगी, ठीक है, b की जो कंसंट्रेशन मिलेगी वो मैं डायरेक्ट फार्मूला लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो फार्मूला आप चाहो तो डायरेक्ट याद कर लेना, वो ज़्यादा बेटर है, ठीक है, क्योंकि a का वाला तो सिंपल है, b वाले में थोड़ा सा आपको दिक्कत आएगी, यानी ठीक है। तो इसको जब इंटीग्रेट करोगे तो ये मिल जाएगी इसकी वैल्यू K1 इंटू A0 अपॉन K1 प्लस K2 और e की पावर माइनस K1 प्लस K2 इंटू टी डिवाइडेड बाय, ठीक है, डिवाइडेड बाय, सॉरी 1 माइनस आ जाएगी वैल्यू, इसको करेक्ट कर लेना। ये ठीक है, मैथ्स वाले तो इंटीग्रेट कर लेंगे आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बोलूँगा फॉर्मूला डायरेक्ट याद कर लो तो ज़्यादा बेटर है, ताकि टाइम आपका बच जाए। और ये स्पेशली एक बार एडवांस पे इस पे क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, इसलिए मैंने थोड़ा बताया। तो कैसे इंटीग्रेट करके कैसे रिजल्ट आया, ये किसी भी टी टाइम पे बी की कंसंट्रेशन, किसी भी टी टाइम पे ए की कंसंट्रेशन, तो एडवांस में आया हुआ है। तो जेई नीट और मेंस वाले परेशान ना हो। हाँ, इससे पहले जो मैंने बताए थे एक्टिवेशन एनर्जी का, के इफेक्टिव का, है ना, और टी हाफ इफेक्टिव का, और कंसंट्रेशन ऑफ बी और सी का जो रेशियो है वो इंपॉर्टेंट है मेंस और नीट पर्पस से, ये थोड़ा एडवांस के हिसाब से मैंने बता दिया, ठीक है। तो एक बार वो लोग देख लेना इसको, बाकी लोग परेशान मत होना, इसको कॉपी कर ले। अब इस पे क्वेश्चन भी हम देख लेते हैं। ठीक है, अब इस पे क्वेश्चन देखें, पैरेलल रिएक्शन पे एक ए रिएक्टेंट दे रखा है, उससे A1, A2, A3, A4, A5 एन प्रोडक्ट बन रहे हैं, यानी हमने मान लिया इन जनरल। इसका जो रेट कांस्टेंट है K1 वो उसको K, इसका जो रेट कांस्टेंट है उसको वो 4K है, ये 9K इसका रेट कांस्टेंट, इसका 16K, 25K। तो दिख रहा होगा आपको 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, तो nth टर्म का n स्क्वायर। इसी तरीके से एक्टिवेशन एनर्जी जो इसकी है, ठीक है, फर्स्ट रिएक्शन की वो दे रखी E, इसकी 2E, इसकी 3E, इसकी 4E, 5E और nth टर्म की N हो जाएगी। तो इसने पूछा है कैलकुलेट, फर्स्ट पार्ट पूछा है इसने K इफेक्टिव। तो जो K इफेक्टिव होता है
वो क्या होता है, समेशन ऑफ के आई होता है। और समेशन ऑफ के आई का मतलब क्या है, K1 प्लस K2 प्लस K3 प्लस K4 प्लस K5 कहाँ तक, के एंड, सबको ऐड करना है। तो यहाँ पर जो K इफेक्टिव होगा, ठीक है, वो क्या होगा, K1 दे रखा मुझे K, फिर 4K, फिर 9K, फिर 25K, इस तरीके से n स्क्वायर K दे रखा है। इसको मैं और क्या लिख सकता हूँ, इसको K तो सब में कॉमन आ जाएगा, ठीक है, सब में से K कॉमन आ जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ठीक है, यह एक टर्म छूट गया, 16 है ना, इसको लिख लेना, 9K के बाद 16K प्लस 25K, यहाँ पे n स्क्वायर K, तो 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। तो ये क्या बन गई, सीरीज बन गई है nth। तो इसको ये क्या हुआ, समेशन ऑफ स्क्वायर ऑफ nth टर्म, ठीक है, और इसका एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, तो आपने पढ़ा ही होगा, 9th 10th में भी पढ़ा होगा, खैर 11th 12th में तो पढ़ते हैं मैथ्स में। तो समेशन ऑफ nth टर्म क्या होता है, स्क्वायर ऑफ समेशन ऑफ स्क्वायर ऑफ nth टर्म क्या होता है, n इंटू n प्लस 1, ठीक है, 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6, ठीक है, एक बार चेक कर लेना, इनकेस कोई गड़बड़ हो तो करेक्ट कर लेना, ठीक है। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ n टर्म होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6, ठीक है। तो ये इसको फिर और चाहो तो सिंप्लीफाई करके कैलकुलेट कर लेना, इसको अंदर मल्टीप्लाई करके, ठीक, और इसको कैलकुलेट करोगे तो इसको कैलकुलेट करके देख लेना, ये आएगा, ठीक है, वैसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो सेकंड पार्ट लिख लेना इसका, फर्स्ट पार्ट तो हो गया क्या, के इफेक्टिव, सेकंड पार्ट हमें कैलकुलेट करना है इसके अंदर एक्टिवेशन एनर्जी इफेक्टिव, EA इफेक्टिव, ये हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। और EA इफेक्टिव क्या होता है, EA जो इफेक्टिव है वो हमने क्या पढ़ा था, समेशन ऑफ KI इंटू EAI डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ KI, ठीक है। तो बस ये वैल्यू डाल देनी है और इसको आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो यहाँ से EA इफेक्टिव जब आप सॉल्व करोगे तो KI मतलब K1, ये ऐसे लिख सकता हूँ मैं, K1 इंटू E1 प्लस K2 इंटू E2 प्लस K3 इंटू E3 प्लस Kn इंटू En डिवाइड बाय समेशन ऑफ KI है, दैट मीन्स K1 प्लस K2 प्लस K3 प्लस K4 प्लस Kn, ठीक है। तो इसको कॉपी कर लेना ऊपर K इफेक्टिव को, ठीक है, इसको रब कर रहा हूँ मैं, वीडियो पॉज करके कॉपी कर लेना। तो यहाँ देखिए अब EA जो इफेक्टिव होगा K1 की जगह क्या लिखूंगा मैं, K2 की जगह क्या लिखूंगा, 4K 9K, इस तरीके से, ठीक है। तो ये वैल्यू यहाँ से K इंटू E प्लस यहाँ से 4K इंटू 2E, ठीक है। तो इस तरीके से बस ये वैल्यू क्या होती जाएगी, आगे बढ़ती चली जाएगी, यानी, ठीक है।
फिर प्लस 9k इंटू 3e प्लस 16k इंटू 4e प्लस डॉट 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 n स्क्वायर e इंटू n स्क्वायर k इंटू n e। और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, k1 की जगह k प्लस 4k प्लस 9k प्लस 16k n स्क्वायर k। ठीक है। अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को देखोगे ध्यान से, है ना। देखो k इंटू ई, के इंटू प्लस लिख दिया मैंने, इंटू, है ना। सब में k इंटू ई तो आ ही रहा है, तो k इंटू ई तो क्या हो जाएगा, कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ k इंटू ई, ये तो आया सब में से कॉमन। सब में के ई प्लस के ई प्लस के ई, ये तो आएगा सब में। फिर यहाँ पे देखना क्या बचा, 4, और यहाँ क्या बचा 2। ये इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर इंटू 2 की पावर कितनी हो जाएगी 3। 3 के स्क्वायर इंटू 3 की पावर 1, तो कितना हो जाएगा 3 की पावर क्यूब। 4 का स्क्वायर इंटू 4 की पावर 1 क्या हो जाएगा, 4 का क्यूब। तो ये हो जाएगा, इसको क्या लिख सकता हूँ, जो यहाँ पे 1 बचेगा उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 क्यूब लिख सकता हूँ, प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब। तो ये हो जाएगा n क्यूब डिवाइडेड बाय k, यहाँ से कॉमन आ जाएगा और यहाँ पर क्या बचेगा 1 प्लस इसको 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर n स्क्वायर। तो न्यूमरेटर में सम ऑफ, ठीक है, यहाँ पे जो सीरीज बन रही है वो सम ऑफ क्यूब ऑफ nth टर्म बन रही, और नीचे डिनोमिनेटर में सम ऑफ स्क्वायर ऑफ nth टर्म बन रही। तो बस दोनों की वैल्यू लिख लें। तो k से k तो क्या हो जाएगा, कैंसिल, ठीक है। और यहाँ क्या बचेगा e। इसका न्यूमरेटर में फॉर्मूला, ठीक है, नीचे कॉपी कर लेना। न्यूमरेटर में जो फॉर्मूला होगा इसका, ठीक है। तो ये तो हो जाएगा, ऊपर बचेगा सिर्फ e, और ये क्या हो जाएगा n इंटू n प्लस 2 अपॉन 2 का स्क्वायर, सम ऑफ क्यूब ऑफ nth टर्म, ठीक है। इसका फॉर्मूला यही होता है n इंटू n प्लस 2 अपॉन 2 का होल स्क्वायर, और इसका तो भी लिखा ही था हमने क्यूब का। ये क्या होता है n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6 होता है। क्लियर है। बस इसको क्या कर ले, सिंप्लीफाई कर ले, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कुछ कैलकुलेट होकर आएगा n इंटू n प्लस 1, n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 और इंटू थ्राइज ऑफ e बाई 2, ठीक है। एक बार चेक कर लेना इसको, ठीक है, इसको सॉल्व करके देख लेना। तो n इंटू n प्लस 1 अपन 2n प्लस 1 इंटू 3/2 ऑफ e। थर्ड पार्ट है इसका जो हमने कैलकुलेट करना है वो है t हाफ ऑफ इफेक्टिव, ये हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। और t हाफ ऑफ इफेक्टिव जो है वो क्या होता है, वन अपॉन, ठीक है, 1 अपॉन टी हाफ ऑफ इफेक्टिव। इसका फॉर्मूला हमने लिखा था समेशन ऑफ 1 अपॉन टी हाफ ऑफ आई, ठीक है। तो सबका क्या कर देना है, हमें समेशन कर देना है। तो यहाँ से
1/t½ ऑफ इफेक्टिव जो है, या इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, क्योंकि मुझे t½ तो डायरेक्ट नहीं पता है, लेकिन t½ मुझे पता है फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या होता है, k के फॉर्म में इसको लिख सकता हूँ, तो k के फॉर्म में इसको मैं लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे जब मैं लिखूँगा तो ये आएगा 1/t½ ऑफ 1 प्लस 1/t½ ऑफ सेकेंड प्लस इस तरीके से, तो 1/t½ ऑफ nth टर्म। ठीक है, तो इसको कॉपी कर लेना, एक मिनट। वन अपॉन t½ इफेक्टिव। अब 1/t½ को क्या लिख सकता हूँ मैं, क्या होता है ये, k अपॉन क्या हो जाएगा, k1 आ जाएगा इसकी जगह, k1/0.693। सही है। t½ क्या होता है, t½ क्या होता है, k/0.693। ठीक है, इसी तरीके से k1 की जगह k2 लिख लेना, यहाँ पे k3 इस तरीके से चलता रहेगा, प्लस k2/0.693 डॉट kn/0.693, या ln2 लिख लेना। k1 की वैल्यू रख दो यहाँ पे, k1 की वैल्यू यहाँ पे k/0.693 प्लस 4k/693 प्लस 4k के बाद 9k/693 n²k/0.693। तो 0.693 सब में से क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा ये तो। ठीक है, और फिर से और ऊपर से क्या आ जाएगा, k कॉमन आ जाएगा, तो k/0.693 ये तो मैंने लिया कॉमन, इसका बचा 1, तो इसको मैं क्या लिख दूँ, स्क्वायर लिख दूँ, प्लस क्योंकि ये 2 का क्या बन जाएगा फिर से स्क्वायर, प्लस ये 3 का स्क्वायर, प्लस ये n का स्क्वायर, वापस से सम ऑफ स्क्वायर ऑफ nth टर्म बन गया ये। वापस से फॉर्मूला लगा लेना और सॉल्व कर लेना। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, n × n+1 2n+1 अपॉन 6। ठीक है, तो ये t½ ऑफ रिएक्शन होगा, और तुम्हें ये चाहिए तो इसका रेसिप्रोकल कर देना है। ठीक है, इसको उल्टा कर देना इसको, तो ये आ जाएगा ये। ठीक है, तो इसको कॉपी करें। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट जो इसने पूछा है ना, फोर्थ पार्ट इसने पूछा है परसेंटेज ऑफ A1 इन द मिक्सचर। मतलब मुझे n प्रोडक्ट मिल रहे हैं यहाँ पे, तो ये बोल रहा है इस n प्रोडक्ट में A1 का परसेंटेज कैसे कितना होगा। जैसे हमने देखा था परसेंटेज ऑफ B और परसेंटेज ऑफ C, तो वैसे यहाँ पर है कि A1 या किसी भी nth टर्म का कोई भी प्रोडक्ट है उसका परसेंटेज मुझे कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो किसी भी n टर्म के प्रोडक्ट का मुझे परसेंटेज मुझे कैलकुलेट करना है। तो फोर्थ पार्ट लिख लेना, परसेंटेज ऑफ A1 इन मिक्सचर। मिक्सचर मतलब यहाँ पे प्रोडक्ट क्योंकि बहुत सारे मिल रहे हैं, तो क्या मिलेगा फाइनली मुझे मिक्सचर ही मिलेगा नहीं। ठीक है, तो इसमें आपको जब कैलकुलेट करना है तो हमने देखा था कि अगर मुझे परसेंटेज निकालनी है, ठीक है, तो A1 की मुझे परसेंटेज निकालनी है, तो इसका रेट कांस्टेंट लिखना K1 और नीचे लिखना K इफेक्टिव इनटू क्या कर देना, सिर्फ 100 कर देना है। तो वहाँ पे जैसे B/C का रेशो आ रहा था, तो हमने क्या करा था K1/, ठीक है, K2 का रेशो था, तो एक वो मतलब रिजल्ट था छोटा सा, तो वहाँ से मुझे मिल रहा था दो प्रोडक्ट का अगर मुझे क्या दे रखा है, रेशो दे रखा है, और रेशो क्या आ रहा है, उनके
रेट कांस्टेंट के रेशियो में आता है। तो अगर मुझे किसी एक की कंसंट्रेशन निकालनी है तो K1 अपॉन क्या करना था, K1 प्लस K2, मतलब नीचे क्या आ रहा था K इफेक्टिव। तो उसको मैंने जनरलाइज कर दिया यहाँ पे कि अगर A1 का पूछता है तो मैं यहाँ पे लिखूंगा A1 का रेट कांस्टेंट अपॉन K इफेक्टिव। अगर मेरे को A5 का पूछता है तो यहाँ पे लिखूंगा K5 अपॉन K इफेक्टिव। ठीक है, तो बस इसकी वैल्यू पुट कर दे और इसको सॉल्व कर ले। ठीक, तो यहाँ पे परसेंटेज ऑफ A1 इन मिक्सचर, K1 की वैल्यू तो कितनी आ गई है K, और K इफेक्टिव की वैल्यू जो हमने पीछे कैलकुलेट करी, ठीक है। तो एक बार देख के लिख लेना उसमें, और वो क्या रहा था n इंटू n+1 2n+1 इंटू K अपॉन 6। ठीक है, स्क्वायर वाली सीरीज बनी थी, ठीक है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ n टर्म्स। तो K से K क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और परसेंटेज है तो इंटू 100 भी लगा देना। ठीक है, K से K कैंसिल हो जाएगा और 6 ऊपर चला जाएगा, तो ये कुछ 600 समथिंग n इंटू n+1 और 2n+1 आ जाएगा। एक और देखते हैं इसमें छोटा सा लास्ट पार्ट। अगर इस तरीके से आपको डायरेक्ट दे दे A2 कंसंट्रेशन ऑफ A2 और कंसंट्रेशन ऑफ A4 का आप रेशियो बता दो, यानी तब क्या करोगे। तो जैसे हमने B और C के रेशियो में हमने क्या देखा था, उनके रेट कांस्टेंट का रेशियो, तो वही चीज़ अप्लाई कर रहा हूँ वापस। A2 और A4 निकालना है तो इनका क्या निकाल लो, इनके रेट कांस्टेंट का क्या निकाल लो, सिंपल सा रेशियो निकाल लो। तो A2 का क्या हो जाएगा K2 दैट इज़ 4K और इसका 16K। तो कंसंट्रेशन ऑफ A2 एंड A4 जो प्रोडक्ट बन रहे हैं उन दोनों का रेशियो निकालना है, तो वही होगा जो इनका रेट कांस्टेंट का रेशियो है। तो K2 के लिए कितना हो जाएगा 4K और K4 के लिए कितना हो जाएगा 16K, दैट मीन्स 1/4। ठीक है, तो ये तो मैंने थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन ले लिया था, लेकिन इसमें तो मैं आएगा तो 2 या 3 प्रोडक्ट देंगे और उनके लिए स्पेसिफिक हो सकता है रिएक्शन दे दे। ठीक है, तो ये सीरीज टाइप के मैंने तो क्वेश्चन बना के थोड़ा सा लेंथी कर दिया था। ठीक है, तो फॉर्मूले आप थोड़े से डायरेक्ट ध्यान रखें, और कंसंट्रेशन ऑफ A एंड कंसंट्रेशन ऑफ B किसी भी टी टाइम पे, ठीक है, वो एडवांस पॉइंट ऑफ से इंपॉर्टेंट है। बाकी नीट और मेंस के लिए एटलीस्ट ये वाले एक्टिवेशन एनर्जी T½ का, ठीक है, और K इफेक्टिव का, और ये रेशियो वाला, ठीक है, फॉर्मूला ये आप ध्यान रखें। तो इसको कॉपी कर ले एक बार। ठीक है, नेक्स्ट जो रिएक्शन है फर्स्ट ऑर्डर की स्पेशल रिएक्शन, वो है सीरीज और सीक्वेंस रिएक्शन। तो दिख ही रहा है यहाँ पे, जैसे A से पहले B बनेगा, फिर B से C बनेगा, ऐसे C से D, E से, ऐसे इस तरीके से बढ़ता चला जाएगा। तो सीक्वेंस और सीरीज रिएक्शन में इनिशियली आप देखोगे तो B तो होगा नहीं, ना ही C होगा, सिर्फ A था। A से पहले क्या बनना स्टार्ट होगा B। जब A से B बन रहा होगा तब भी C तो होगा नहीं, क्योंकि जब तक B नहीं बनेगा C नहीं बन सकता। और फिर जैसे जैसे B बनने लगेगा तो वो C भी बनना स्टार्ट होगा। अब ये डिपेंड करेगा इस K1 और K2 की वैल्यू पे, क्योंकि अगर K1 और K2 क्या होता है, रेट के प्रोपोर्शनल होंगे, ये बात कर चुके हम। अगर इसमें K की वैल्यू ज़्यादा हो रही है जिसकी भी, तो उसका प्रोडक्ट ज़्यादा बनेगा, यानी ठीक है, ज़्यादा बनेगा मतलब से मेरा ये कि डिपेंड करता है कि K1 और K2 की वैल्यू कितनी डिफर करती है। अगर K1 बहुत ज़्यादा बड़ा है K2 से, दैट मीन्स B बहुत ज़्यादा बनेगा और C बहुत कम बनेगा, तो किसकी रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगी, इसकी रेट ऑफ रिएक्शन कम होगी। अगर K2 बहुत ज़्यादा है, K1 बहुत छोटा है, मतलब जैसे ही B बनेगा C में कन्वर्ट हो जाएगा। अरे तो इसमें ग्राफिकल 2 ग्राफ बनते हैं, ग्राफिकल क्वेश्चन, वो हम देखेंगे। अभी हम बात करें तो जैसे अगर उनके लिए लिखा था तो 2 सीरीज रिएक्शन है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, फर्स्ट A के लिए K1B, तो इसके लिए मैंने बोला R1, तो ये हो जाएगा माइनस dA/dt इज इक्वल्स टू dB/dt इज इक्वल्स टू K1 ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ A। फिर B से C बनेगा, सेकेंड रिएक्शन, इसको मैंने R2 नाम दे दिया, जो हो जाएगा माइनस dB/dt इज इक्वल्स टू dC/dt विच इज इक्वल्स टू K2 ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ B। ठीक है, तो जैसे उसमें लिखा था इसमें भी 2, वहाँ पैरेलल थी या सीक्वेंस में रिएक्शन थी, तो हमने इसको इस तरीके से लिख दिया। ठीक है, फिर आपको जैसे A की कंसंट्रेशन निकालनी है, तो A की कंसंट्रेशन को इसके रेस्पेक्ट में क्या करो, इंटीग्रेट करो, सॉल्व कर लो। B की कंसंट्रेशन निकालनी है तो B को
ठीक है, बी की कंसंट्रेशन निकालनी तो बी इधर भी आएगा, पहले बी वाले टर्म दोनों लिखने पड़ेंगे आपको। ये वाला K1 क्या आएगा, K1 इंटू A1 माइनस, क्योंकि अभी नेगेटिव दे माइनस K2 इंटू बी, तो A वाला तो वैल्यू आपके पास आ जाएगी, या B वाले को A में कन्वर्ट कर लेना, फिर उसको इंटीग्रेट करोगे तो आ जाएगी। ठीक है, तो वो डेरिवेशन वगैरह मैं नहीं बता रहा हूँ इस केस में। ठीक है, हाँ इसमें आपको क्या क्या ध्यान रखना है, क्योंकि जब इसमें ध्यान ये रखना है कि जब A से B बन रहा है उसी टाइम जैसे B बनने लगेगा तो वो C में भी कन्वर्ट हो रहा होगा। अब K1 K2 पे तो डिपेंड करेगा, लेकिन इन जनरल मैं बोल रहा हूँ कि एक टाइम ऐसा आएगा जब A1 की कंसंट्रेशन क्या A से जो B बन रहा है तो उस B की कंसंट्रेशन क्या होगी, मैक्सिमम, क्योंकि जैसे जैसे A B में कन्वर्ट होता जा रहा है B भी तो C में कन्वर्ट हो गया। अब कितना कन्वर्ट हो रहा है वो इन K1 और K2 पे डिपेंड करता है। तो दो फॉर्मूले इसमें याद रखने हैं आपको, डायरेक्ट डेरिवेशन फिर से मैं नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, जेई नीट और मेंस के हिसाब से आपको डायरेक्ट फॉर्मूला ध्यान रखना है। फॉर्मूला किसका है, एक तो टाइम एट विच कंसंट्रेशन ऑफ बी इज मैक्सिमम, वो टाइम बताना है जब कंसंट्रेशन, जो बी का कंसंट्रेशन मैक्सिमम कब होगा। मैक्सिमम क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इसकी कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो सही, लेकिन फिर वापस कम भी होने लगेगी क्योंकि ये सी में भी कन्वर्ट हो जा रहा है, तो वो टाइम पूछता है एक तो पहला तो आप इसमें एक चीज तो ध्यान रखना, टाइम एट विच concentration of B is maximum। ठीक है, ये टाइम आपको ध्यान रखना फॉर्मूला, और उसको मैंने टाइम को रिप्रेजेंट करा स्मॉल t से, और ये होता है ln, ठीक है, लॉग नहीं ln K1 माइनस ln K2 अपॉन K1 माइनस K2। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको डायरेक्ट ध्यान रखना है, डेरिवेशन वगैरह मैं नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, दूसरा है कि ये तो मुझे पता लग गया टाइम क्या होगा जहाँ पे B की कंसंट्रेशन मैक्सिमम होगी। ठीक है, ध्यान रखना, B मतलब जो इसमें बीच में बन रहा है और ये लास्ट में प्रोडक्ट जो बन रहा है, तो उस B की बात हो रही है, C पे मत लगा देना फॉर्मूला। ठीक है, फिर पूछो कि सी पे, तो उसका कोई ज़रूरी नहीं, जो पूछा जाता है वही मैं बता रहा हूँ, स्पेसिफिक बी के लिए ध्यान रखना। तो एक तो टाइम पूछता है और दूसरा पूछता है कंसंट्रेशन क्या होगी। तो मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ बी, मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ बी। ठीक है, तो इसको मैं बी मैक्स से क्या कर रहा हूँ, रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो एक तो होता है टाइम कहाँ पर बी, किस टाइम पे, यानी बी की कंसंट्रेशन मैक्सिमम होगी वो टाइम बताना होता है हमें, और दूसरा कि बी की मैक्सिमम कंसंट्रेशन क्या होगी वो बताना है। तो वो होता है ए नॉट। ए नॉट मतलब इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन, फिर K1 अपॉन K2, फिर ठीक है, फिर इसकी पावर में लिखना है K2 माइनस K1 अपॉन K1। ठीक है, सॉरी उल्टा, हाँ सही, K1 अपॉन K2, और फॉर्मूले में यहाँ पर आता है इसकी पावर में K2 अपॉन K2 माइनस K1। ठीक है, तो फॉर्मूला आप डायरेक्ट ध्यान रखना है, नहीं K2 अपॉन K2 माइनस K1। दोनों फॉर्मूले को देखोगे ध्यान से, तो दोनों फॉर्मूले के अंदर, ठीक है, दोनों फॉर्मूले के अंदर सिर्फ क्या आ रहा है, रेट कांस्टेंट आ रहा है K1 और K2, और कुछ नहीं आ रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन में आपको सिर्फ रेट कांस्टेंट दे रखा होगा, तो आपको फॉर्मूला याद होगा, तो बस आपको वैल्यू रखनी है और उसको सॉल्व करना है। टाइम एट विच मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ बी अपीयर या अकर्स, दैट इज ln K1 माइनस ln K2 डिवाइड बाई K1 माइनस K2। ठीक है, इधर ln है इधर ln नहीं है, ध्यान रखना। इसी तरीके से मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ बी क्या होगी, तो इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए नॉट, ठीक है, K1 अपॉन K2, उस इस होल पावर K2 अपॉन K2 माइनस K1। ठीक है, तो यह ध्यान रखना, जो ए नॉट है ये क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए। तो ये दो फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है जिसको आप ध्यान रखिए, किसमें, सीक्वेंस और सीरीज रिएक्शन के अंदर। अब जो ग्राफिकल पार्ट की मैं बात कर रहा था, ठीक है, उस पर आते हैं। तो एक बार पहले इसको कॉपी कर ले,
फर्स्ट केस में हमने मान लिया, क्योंकि सारा डिपेंड किस पे करेगा, K1 और K2 की वैल्यू पे डिपेंड करेगा ये, ठीक। तो K1 और K2 की वैल्यू पे जब डिपेंड कर रहा है तो फर्स्ट केस में हमने मान लिया कि K1 बहुत ज़्यादा बड़ा है K2 से, ठीक है, K1 बहुत ज़्यादा बड़ा है K2 से। ठीक है, तो फर्स्ट केस में मैंने मान लिया इफ K1 इज ग्रेटर देन K2। इसका मतलब क्या है, ठीक है, पहले तो फिजिकल सिग्निफिकेंस समझ में आना चाहिए। K1 बहुत बड़ा है K2 से, इसका मतलब है कि K1 बड़ा होने का मतलब है कि रेट बहुत ज़्यादा है, क्योंकि R इक्वल्स टू हम क्या लिखते हैं, R इक्वल्स टू K कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर N। तो K बढ़ेगा तो रेट भी बढ़ेगी। तो K बहुत बड़ा होने का मतलब है कि इसकी रेट ऑफ रिएक्शन A टू B कन्वर्ट होने में बहुत ज़्यादा है B टू C से। दैट मीन्स A से B तो बहुत सारा बन जाएगा, B की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, लेकिन B से C बहुत धीरे धीरे बहुत कम बनेगा, यानी, ठीक है। तो यहाँ पे चाहो तो आप लिख लेना, ठीक है। कि जब K1 बहुत ज़्यादा बड़ा होगा K2 से, ठीक है, तो K2 एक तरीके से इसके रेस्पेक्ट में क्या होगा, नेग्लिजिबल होगा। तो ये रिएक्शन में मुझे ऐसा लगेगा कि सिर्फ A का जो कन्वर्जन है वो किस में हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ B के अंदर ही है, और इसकी रेट ऑफ रिएक्शन तो बहुत कम है और ना के बराबर है, ठीक है। तो ये एक तरीके से रिएक्शन हो ही नहीं रही, तो सिर्फ A से B का कन्वर्ट हो रहा है, सिर्फ B बन रहा है और वो मैक्सिमम बनेगा इस केस में, और फिर B से जो C बनेगा वो बहुत धीरे धीरे बनना स्टार्ट होगा। तो अगर ग्राफिकल में मुझे दिखाना है ग्राफ में, यानी, तो अगर यहाँ पर कंसंट्रेशन और यहाँ पर टाइम कोऑर्डिनेट मैंने बना दिया, ठीक है, इसके बीच में मुझे क्या करना है, ग्राफ प्लॉट करना है। तो ध्यान रखना, A तो क्या है, रिएक्टेंट है, तो इसकी कंसंट्रेशन तो टाइम के साथ क्या होनी, कम ही होनी है, ठीक है। और फर्स्ट ऑर्डर है तो कैसे होगी, एक्सपोनेंशियल वे में ही होगी, ठीक है, ये ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं। तो एक्सपोनेंशियल वे में होगी तो A की कंसंट्रेशन तो टाइम के साथ कम ही होगी, ठीक है। अब जो B है कन्वर्ट होगा इनिशियली, तो B क्या होगा, 0 होगा, तो यहाँ कंसंट्रेशन होगी इसकी 0, टाइम t इक्वल्स टू 0 पे। लेकिन A जो होगा वो सिर्फ और सिर्फ किस में कन्वर्ट हो रहा है, B में, और B जो C में कन्वर्ट हो रहा है बहुत कम हो रहा है। दैट मीन्स अगर मैं बोल रहा हूँ इसके 10 मोल में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो ये मान के, या ऐसे बोल दो 1000 मोल कन्वर्ट हो रहे हैं इसमें, तो इसका एक ही मोल फिर C में कन्वर्ट हो रहा है। दैट मीन्स B की कंसंट्रेशन कंटिन्यूस टाइम के साथ क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो इस तरीके से B की कंसंट्रेशन बढ़ रही है, एक जगह मैक्सिमम आएगी, फिर वो धीरे धीरे क्या होने लगेगी, कम होने लगेगी, ठीक है। तो ये ध्यान रखना इसका। तो इसको मैं इस तरीके से लिख देता हूँ, ये मुझे बता रहा है, ये जो लाइन है ये है कंसंट्रेशन ऑफ A, ये जो लाइन है ये है कंसंट्रेशन ऑफ B, ठीक है, ये जो कर्व है, और यहाँ पे ये जो कोऑर्डिनेट है, ठीक है, थोड़ा मतलब ये जो कोऑर्डिनेट है ये क्या है एक्चुअल में, ये B मैक्स बता रहा है मुझे, ये किसकी वैल्यू बता रहा है, B मैक्स की वैल्यू बता रहा है। जब यहाँ पे इसकी कंसंट्रेशन B की मैक्सिमम हो जाएगी, तो ये इसके लिए एक फार्मूला हमने पढ़ा था, और यहाँ से यहाँ तक आने के लिए जो टाइम लगा है उसका एक फार्मूला हमने भी याद रखना है, ठीक है। अब जो C है वो तो क्या है, प्रोडक्ट है। अब वो रिएक्शन आधे घंटे में B से C में कन्वर्ट हो रहा होगा, या एक दिन में कन्वर्ट हो रहा होगा, या एक हफ्ते में हो रहा होगा, या एक साल में हो रहा होगा, लेकिन कन्वर्ट तो हो रहा होगा कुछ ना कुछ, बहुत स्लो है। तो C की कंसंट्रेशन तो B की कंसंट्रेशन बड़ी मैक्सिमम हुई, फिर सारा A जब B में कन्वर्ट हो गया, अब धीरे धीरे वो C में कन्वर्ट हो रहा है, तो इसकी कंसंट्रेशन कम होने लगी। ऐसे ही है ना भाई, A की कंसंट्रेशन तो हमेशा कम ही होगी, A B के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, और मैक्सिमम तक जाएगा कब, जब सारा A खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब जब सारा A खत्म हो गया, B में बन गया, तो अब B से अब भले कितना भी टाइम लगे, लेकिन कंसंट्रेशन तो कम होनी, क्यों, क्योंकि B सब C में कन्वर्ट होना है, और जो C है वो भले कितना भी धीरे हो, लेकिन ये भी क्या, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो एक्सपोनेंशियल वे में C की कंसंट्रेशन टाइम के साथ बढ़नी है। इनिशियली C तो क्या होगा,
0 होगा और धीरे धीरे क्या बढ़ेगा, उसकी कंसंट्रेशन बढ़ेगी। तो ये कब है, जब K1 की वैल्यू बहुत ज़्यादा है K2 से। दूसरी कंडीशन इसमें ये हो सकती है कि मैं मान लूँ अगर K2 बहुत बड़ा हुआ, इफ K2 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन K1, उल्टा कर दें हम, तब क्या हो, तब इसका ग्राफ देखें, तो एनर्जी और टाइम, ठीक है। अब ए की कंसंट्रेशन जो कम हो रही उस पर तो कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं टाइम के साथ, तो कंसंट्रेशन जो ए है वो तो फर्स्ट ऑर्डर है, तो धीरे धीरे क्या होगा, इनिशियली एक्सपोनेंशियल वे में कम होना ही होना है। लेकिन अब K2 इज ग्रेट वेरी वेरी ग्रेटर देन K1, मतलब ये A से जो B कन्वर्जन है ना बहुत ही धीरे हो रहा है। जो पहले यहाँ से यहाँ हो रहा था अब उल्टा हो गया, यहाँ से यहाँ कन्वर्जन बहुत धीरे हो रहा है। ये जैसे ही कन्वर्ट होगा, जैसे ही कन्वर्ट हो गया फटाक से B से C में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब B की कंसंट्रेशन ज़्यादा बढ़ेगी नहीं। तो B की कंसंट्रेशन बढ़ेगी नहीं तो क्या करेगा, B जैसे ही बनेगा बनते ही किसमें, C में कन्वर्ट हो जाएगा। तो B की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़नी नहीं है जैसे इस केस में बढ़ रही थी। तो ये किसको दिखा रहा है, कंसंट्रेशन ऑफ, ये कंसंट्रेशन ऑफ B को बता रहा है। और C की कंसंट्रेशन तो अब ये बात अलग है कि बस थोड़ी जल्दी बढ़ जाएगी, तेज़ी से बढ़ेगी, लेकिन बढ़नी इसी वे में। तो दोनों ग्राफ में हमें फ़र्क किससे पता लग रहा है, B की कंसंट्रेशन। भाई C की कंसंट्रेशन बढ़नी है, धीरे बढ़ रही है लेकिन बढ़नी है। यहाँ पे भी C की कंसंट्रेशन बढ़नी है, धीरे बढ़नी है। A धीरे धीरे कम हो या तेज़ी से कम हो, ग्राफ ऐसे बढ़ेगा। हाँ, B के ग्राफ देख के मैं बता सकता हूँ कि हाँ K1 और K2 में क्या रिलेशन है, कि K1 बहुत ज़्यादा बड़ा है या K2 बहुत ज़्यादा बड़ा है। क्योंकि जब K1 बहुत ज़्यादा बड़ा होगा तो ये रिएक्शन फास्ट होगी, तो ये मैक्सिमम इसका कर्व ऊपर जाएगा। और जब ये छोटा हो जाएगा तो जैसे ही ये बन रहा है C में कन्वर्ट हो जा रहा है, तो ये ज़्यादा ऊपर नहीं जा पा रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से दो ग्राफ इसमें पूछे जा सकते हैं जिन्हें आप ध्यान रखना है। ठीक है, इसको कॉपी करें। ठीक है, अब लास्ट में बस, ठीक है, यही सीरीज एंड सीक्वेंस सीरीज रिएक्शन है। इसमें इंपॉर्टेंट दो ही फॉर्मूले, टी टाइम पे मैक्सिमम बी की कंसंट्रेशन और मैक्सिमम कंसंट्रेशन का फॉर्मूला दो। ठीक है, और वो ग्राफ इंपॉर्टेंट है। हाँ, अब फिर भी कई बच्चों को होता है कि नहीं सर, जैसे आपने पैरेलल रिएक्शन में बताया था किसी भी टी टाइम पे ए की कंसंट्रेशन, ठीक है, बी की कंसंट्रेशन, तो यहाँ पर भी बताओ कैसे करेंगे। तो कैसे करेंगे, तो इंटीग्रेट करना है। ठीक है, तो ये तो आ ही जाएगा जैसे इंटीग्रेट करना, उसी तरीके से b की वैल्यू को लेके dB/dt को लेके उसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो बहुत लंबा चौड़ा इसका डेरिवेशन है, मतलब इंटीग्रेशन करना पड़ता है। ठीक है, टिपिकल हो जाता है, तो उसमें मैं कोई इंटरेस्टेड नहीं हूँ। फिर भी किसी को है कि नहीं मुझे करना है, तो मैंने बता दिया कैसे कर सकते हो। हाँ, उसकी वैल्यू क्या आएगी, तो मैंने लिख दिया किसी भी टी टाइम पे ए की कंसंट्रेशन A0 इंटू e⁻−k1t है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को फॉलो करेगी। bt की वैल्यू होगी k1 इंटू A0/k2-k1 ब्रैकेट में इंटू e⁻−k1t माइनस e⁻−k2t। C की कंसंट्रेशन अगर आपको निकालनी है तो k1 इंटू k2/A0/k2-k1 1 माइनस e⁻k1t/k1 माइनस 1 माइनस e⁻k2t/t/k2। ठीक है, तो देखने से पता लग रहा है। तो ये फॉर्मूले स्पेशली फिर बोल रहा हूँ, किसी को ऐसा भी नहीं है, जेई मेंस और नीट वाले तो बिल्कुल परेशान मत होना इन तीन फॉर्मूले के लिए। फॉर्मूले जो दो बोले वही याद रखना, जेई मेंस और नीट के लिए। ठीक है, और पैरेलल के अंदर आप जरूर ध्यान रख लेना, पैरेलल के अंदर भी कौन से, ई इफेक्टिव वाले, ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी वाले, हाफ लाइफ वाले, और के इफेक्टिव वाले, और रेशियो। ठीक है, किसी भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या होगा किसी भी टी टाइम पे। ठीक है, तो जेई नीट और मेंस के हिसाब से भले सीरीज रिएक्शन हो या पैरेलल रिएक्शन, उसमें याद रखने की जरूरत नहीं है। हाँ, एडवांस के हिसाब से अगर मैं बोलूँ तो पैरेलल रिएक्शन की कंसंट्रेशन याद रख लेना। इसके लिए तो फिर भी मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, और ये इसलिए मैंने बस लिख दिया कि किसी को फिर भी नहीं सर बताओ, तो वो मैंने फॉर्मूला या उसका, ठीक है, वैल्यू लिख दी। याद कर सको तो कर लो, अदरवाइज डेराइव कर लेना, तरीका मैंने बता दिया। ठीक है, तो एक बार फिर से पूरा चैप्टर ध्यान से पढ़ लेना। ठीक है, और इम्पॉर्टेंट पार्ट जो था इसका, ठीक है, जहाँ से अरेनियस इक्वेशन शुरू हुआ था, ठीक है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, कैटलिस्ट, रिएक्शन मैकेनिज्म, इस पे काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, लास्ट वाले इस वाले पार्ट पे क्वेश्चन ज़्यादा इतना बनते नहीं, और फिर स्टार्टिंग में रेट और ऑर्डर पे क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं, तो उसको एक बार अच्छे से देख लेना। ठीक है, ओके, थैंक यू क्लास।